अब जो है रतन सिंह समाप्त हो चुके हैं। अब यहाँ से 1303 के बाद में वो रावल शाखा खत्म हो गई। अब राणा शाखा यानी सिसोदिया से जो राहत ने स्थापित किया था और लक्ष्मण सिंह के सारे पुत्र खत्म हो गए थे, उन्हीं के वंशज आगे जाकर जो है वो मेवाड़ पे अधिपति बनते हैं। यहाँ से सिसोदिया वंश का प्रारंभ हो जाता है। पहला सिसोदिया वंश का पहला जो शासक था वो था राणा हमीर। राणा हमीर कौन था? लक्ष्मण सिंह का ग्रैंडसन था, यानी पोता था वो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि वो अरि सिंह का पुत्र था, कोई बोलते हैं अजय सिंह का पुत्र था। इसमें अपने निटिग्रिटीज में नहीं जाना है, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि अरि सिंह का पुत्र था। अरि सिंह के बारे में माना जाता है कि अरि सिंह का विवाह एक चौहान कुल की एक जनजाति बाला जो चुंडाओ वंश की थी उससे उसकी शादी होती है। जैसा मूवी जो लगभग वैसा ही किस्सा है कि अरि सिंह जंगल में गुजर रहा होता तो देखता है एक वीर बाला जो है वो बहुत मतलब अद्भुत साहस के साथ एक जंगली सुअर का शिकार करती है, और वो चुंडाओ जनजाति से बिलोंग करती है जो कि बेसिकली चौहान कुल के राजपूत होते हैं। और उसके सामने जो है वो विवाह का प्रस्ताव रखता है कि मैं तुमसे विवाह करूंगा। वो वहां पर उसको मना कर देती है। वापस घर पहुंचती है तो उसके पिता से उसकी बात होती है, तो उसको समझाया जाता है कि वो जो है वो मेवाड़ के वंशज है, इसलिए तुम्हारा विवाह उसके साथ किया जाएगा। तो अरि सिंह और वो चुंडाओ वाला से जो है राणा हमीर पैदा होते। लक्ष्मण सिंह के लड़कों में एक लड़का था जिसका नाम था अजय सिंह। अजय सिंह का भतीजा राणा हमीर था, लेकिन उसका पुत्र जो था वो सज्जन सिंह था। सज्जन सिंह को मेवाड़ का अधिपति नहीं बना के भतीजे हमीर को दिया जाता है, इसलिए सज्जन सिंह जो है वो दक्कन की तरफ कूच कर जाता है। और यही सज्जन सिंह जो है आगे जाकर इसी सज्जन सिंह के जो 11वें वंशज हैं वो शिवाजी महाराज बनते हैं। यानी शिवाजी भी बेसिकली क्या थे? सिसोदिया थे। इसलिए जब आप मराठा इतिहास आप पढ़ोगे तो उसमें शिवाजी क्लेम करते हैं कि वो जो है निम्न कुल के नहीं है, वो एक सिसोदिया राजकुमार हैं। तो 10 उनके पिताजी शाहजी भोसले सज्जन सिंह के 10वें वंशज हैं और शिवाजी खुद जो है सज्जन सिंह के 11वें वंशज हैं। बहरहाल राणा हमीर मेवाड़ के सिसोदिया वंश के संस्थापक, ये आपको याद रखना। राणा हमीर गुजरात की एक पवित्र चारण महिला से आशीर्वाद लेते हैं जो बरवड़ी माता के नाम से प्रसिद्ध थी। बरवड़ी माता का मंदिर स्थापित किया जाता है मेवाड़ में, और वो आगे जाकर इष्ट देवी बनती है। हालांकि कुल देवी मेवाड़ की बाण माता है। बरवड़ी माता की याद में अन्नपूर्णा का मंदिर भी हमीर स्थापित करता है। 1337 में हमीर ने वापस चित्तौड़ को अपने कब्जे में ले लिया। इस समय दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक अगेन चित्तौड़ पे अटैक करता है। हमीर जो है चित्तौड़ छोड़ के खेरवाड़ा को अपना केंद्र बना लेता है। खेरवाड़ा में रहते हुए राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक की सेनाओं में लड़ाई होती है। इसे सिंगोली का युद्ध या सिंगोली की लड़ाई कहा जाता है। इसमें राणा हमीर विजयी होते हैं। धीरे धीरे हमीर नागौर पर, रणथंभौर पर, चित्तौड़ पर वापस अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। इसलिए हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, रेनोवेटर कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि उसने विपरीत परिस्थितियों में भी मेवाड़ की जो राजलक्ष्मी उसको बचा के रखा। आगे जाके राणा कुंभा होते हैं जिन्होंने रसिक प्रिया नाम की किताब लिखी गीत गोविंद के ऊपर, जो जयदेव ने लिखी थी। उसमें भी हमीर का वर्णन है, उसे एक अत्यंत वीर शासक बताया गया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि बरवड़ी माता का मंदिर चित्तौड़ में जो स्थापित किया जाता है हमीर द्वारा, उसी अन्नपूर्णा मंदिर कहा जाता है। मेवाड़ के राजाओं की इष्ट देवी बनती है, और इसकी जो जानकारी है वो मोकल के अभिलेख से हमें प्राप्त होती है। हमीर के बाद आए राणा खेता। खेता को क्षेत्र सिंह भी कहा जाता है। खेता के टाइम की इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेवाड़ अब काफी बड़ा शासक साम्राज्य बन गया है। मेवाड़ और मालवा के बीच में जो संघर्ष चलता है बहुत लंबे समय तक चलेगा, उसका सूत्रपात होता है। मालवा में मुस्लिम शासक हैं और मेवाड़ में सिसोदिया शासक है। 1382 में खेता ने लाल सिंह हाड़ा, जो कि हाड़ौती राज्य का राजा था, बूंदी का राजा था, उसको युद्ध में पराजित किया और हाड़ौती को भी मेवाड़ में मिला लिया। अब ऐसा माना जाता है कि बूंदी के शासक लाल सिंह को युद्ध में पराजित करने के बाद में उसकी पुत्री से जब खेता विवाह करने लगता है तो विवाह मंडप पर ही उसकी हत्या कर दी जाती है। खेता का पुत्र आता है लाखा, जो अपने पिता की मृत्यु का बदला लाल सिंह से लेता है। राणा लाखा के टाइम की जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि मेवाड़ में जावर माइंस में उनको भारी संख्या में चांदी और टिन की खाने मिल जाती है, जिससे काफी प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है मेवाड़ की। अब वो जो खाने मिलती है उससे आय होती है, और आय से किले बनते हैं, मंदिर बनते हैं, बावड़ियां बनती है, यानी मेवाड़ जो है मटेरियली प्रॉस्पर होता है। वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास ददवाड़िया ये कहते हैं कि पिचू नाम के बंजारे की याद में पिछोला लेक का निर्माण भी इसी समय होता है। ये झील जो बेसिकली बेडच नदी के पास में बनी हुई है, इसमें सिसारमा और बुजड़ नाम की नदी आके गिरती है।
कुल मिला के पिछोला झील इस समय बनाई गई। इसी झील में आगे जाके जग मंदिर बनते हैं और आगे जग मंदिर जो है इंस्पायर करते हैं शाहजहां को ताजमहल बनाने के लिए। लाखा के दरबार में संस्कृत के विद्वान थे जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। लाखा ने दिल्ली के पास में एक लड़ाई लड़ी, दिल्ली के शासक गयासुद्दीन द्वितीय को पराजित किया। उस लड़ाई का नाम है बदनौर की लड़ाई। और बदनौर की लड़ाई के बाद में लाखा ये जो है दिल्ली के सुल्तानों को कहता है कि किसी भी प्रकार का आप तीर्थ कर नहीं लोगे। अब इस लाखा के समय की एक और इम्पोर्टेंट वृत्तांत है कि लाखा का एक पुत्र था जिसका नाम था चूंडा। चूंडा के विवाह का प्रस्ताव आता है मारवाड़ से। मारवाड़ का राजा रणमल भेजता है। जब दरबार में नारियल लाया जाता है और बताया जाता है विवाह का प्रस्ताव हो सकता है, पहले इसी तरह से विवाह के प्रस्ताव जाते थे, तो चूंडा जो प्रिंस चूंडा जो है वो उस समय दरबार में उपस्थित नहीं होता है, लाखा होता है उस समय। तो लाखा जो है वो मस्करी करता है, ऐसे मजाक में ये कहता है कि इस बुढ़ापे में मेरे लिए कौन शादी का प्रस्ताव लेके आया है। कालांतर में बात प्रिंस चूंडा तक पहुंचती है, वो दरबार में आता है और ये अपने पिता को बोलता है कि आपको विवाह यहीं पे आपको ही करना होगा, मैं विवाह नहीं करूंगा और मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अगर पहला अव्वल तो मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह करूंगा तो मेरा कोई भी वंशज जो है वो मेवाड़ का जो है शासक नहीं बनेगा। इसलिए उसकी प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा माना जाता है और प्रिंस चूंडा को भीष्म ऑफ मेवाड़ भी कहा जाता है, मेवाड़ के भीष्म। अब लाखा की चूंकि उम्र हो चुकी थी तो रणमल अपनी बहन हंसा देवी का विवाह लाखा से तभी करने के लिए राजी होता है। मतलब एक कहानी का दूसरा जो वर्जन ये है कि इसी शर्त पे करने के लिए राजी होता है कि जो हंसा देवी से जो पुत्र उत्पन्न होगा, जो वंशज आएगा, वो ही मेवाड़ का शासक बनना चाहिए। इसी प्रेशर में चूंडा जो है वो भीष्म प्रतिज्ञा करता है। एक वर्जन ये भी है। बाद में माना जाता है राव चूंडा को सलुम्बर का ठिकाना दे दिया गया और सलुम्बर के जो आगे जो व्यक्ति आते हैं, जो सामंत होते हैं, उनको चूंडावत कहा गया। आगे आप चूंडावतों में और शक्तावतों में संघर्ष के बारे में भी देख। बहरहाल हंसा देवी और लाखा से एक पुत्र उत्पन्न होता है, इसका नाम था मोकल, और मोकल जो है आगे जाके शासक बनता है मेवाड़ का। मोकल जब शासक बने तो उनकी उम्र 12 साल थी, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए प्रिंस चूंडा जो है वो एक तरह से रीजेंट बनते हैं, उनके संरक्षक बनते हैं। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि मोकल की जो माँ है हंसा देवी, वो मारवाड़ की है, उसको प्रिंस चूंडा पे या राजकुमार चूंडा पे भरोसा नहीं होता, तो वो अपने भाई रणमल को मारवाड़ से बुलाती है, तुम यहाँ पे आ जाओ और मेरी हेल्प करो, मुझे जो है इन लोगों पर विश्वास नहीं है, हो सकता है कि जो मोकल है उसकी ये हत्या भी कर दे। तो रणमल आता है। अब रणमल जो है वो मेवाड़ के जो राजनीति जो है उसमें उसका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ जाता है। वो आगे आप मारवाड़ के इतिहास में पढ़ोगे तो इसमें शॉर्ट में आप ये समझ लीजिए कि मोकल जो चूंकि छोटा था, रणमल आ जाता है, प्रिंस चूंडा देखता है कि रणमल के आने के बाद में उसका दरबार में ज़्यादा प्रभुत्व बढ़ा है, तो वो थोड़ा सा नेपथ्य में चला जाता है, डोरमेंट हो जाता है। रणमल जो है मेवाड़ी सेनाओं को ले जाके काफ़ी बड़े बड़े युद्ध जीतता है और एक ऐसा युद्ध होता है रामपुरा का युद्ध जो 1428 में हुआ, जिसमें मेवाड़ की सेनाएं रणमल के नेतृत्व में नागौर के शासक को हरा देती है। नागौर के शासक फिरोज खान, जो उस समय फिरोज खान शासक था, उसकी साथ देने के लिए गुजरात की सेनाएं भी आती है। दोनों की मिलीजुली सेनाओं को मेवाड़ की सेनाएं हरा देती है। मतलब रणमल का कद जो धीरे धीरे मेवाड़ दरबार में बढ़ता जाता है। 1433 में गुजरात के शासक अहमद शाह के साथ मेवाड़ की फौजों का सामना होता है। इस युद्ध को झीलवाड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान एक घटना ये घटती है कि मोकल के चचेरे भाई थे चाचा और मेरा, थोड़ा गौर से सुनिए, चाचा और मेरा, जो कि लाखा के पुत्र थे, मोकल के सौतेले भाई थे। चाचा और मेरा की जो माँ जो थी वो जाति की सुथार थी। तो उस झीलवाड़ा का जब युद्ध चल रहा होता है, जंगल से गुजर रहे होते हैं, तो मोकल जो है चाचा और मेरा से पूछता है कि ये जो पेड़ हैं ये किस किस्म के पेड़ हैं। इससे चाचा और मेरा को ऐसा लगता है कि शायद ये जो मेरे ऊपर हमारे ऊपर व्यंग्य कर रहे हैं क्योंकि हम शुद्ध राजपूत नहीं हैं। इससे चिढ़ के चाचा और मेरा मोकल की हत्या उसी जंगल में कर देते हैं। अब इस झीलवाड़ा की युद्ध की खास बात यह कि मोकल की रानी थी कमलावती, वो भी उस युद्ध में शामिल थे। उनके पास में कम सैनिक थे। गुजरात की सेनाएं जीत जाती हैं और करीबन 500 महिलाओं के साथ में कमलावती बहुत बहादुर से लड़ती है, मोकल की पत्नी, और लास्ट में जो है वो जोहर कर लेती है। मोकल के मरने के बाद मोकल का पुत्र कुंभा सत्ता में आता है, लेकिन इससे पहले मोकल की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। मोकल ने हिंदू परंपरा का निर्वाह करते हुए दरबार में तुलादान की पद्धति का प्रारंभ करा, यानी राजा के भार के बराबर सोने के सिक्के तोले जाएंगे और गरीबों में बांटे जाएंगे। उन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का परकोटा, बहुत बड़ी जो प्राचीर दीवार है, उसका निर्माण करवाया। चित्तौड़ दुर्ग में जो मंदिर
परमार वंश के भोज ने बनाया था त्रिभुवन नारायण का मंदिर, उसका जीर्णोद्धार करवाता है और वो मंदिर जो है अब समदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होता है। मोकल के समय में 3 प्रसिद्ध शिल्प शास्त्री भी हुए, एक का नाम था मन्ना, एक का नाम था फन्ना और एक का नाम था विशाल। मोकल और सौभाग्य देवी से कुंभा उत्पन्न होते हैं। कुंभा और आगे जाके कुंभा जो है उसके उत्तराधिकारी बनते हैं। तो अगली कहानी जो है कुंभा की। राणा कुंभा 1433 से 1468 तक, मोकल और परमार वंश की राजकुमारी सौभाग्य देवी उनसे उत्पन्न होते हैं और ऐसा माना जाता है कि लगभग अपने 30 साल के शासन में कोई भी युद्ध में पराजित नहीं होते हैं। कुंभा जब सत्ता में आते हैं तो उनके पास सामने अलग अलग तरह की समस्याएं होती है। पहली समस्या है दरबार। दरबार में मारवाड़ का रणमल जो है बहुत पावरफुल हो चुका है और इसी दौरान रणमल क्या करता है, रणमल जो प्रिंस चुंडा है उसका एक छोटा भाई था रागन देव, उसकी हत्या कर देता है। उसकी हत्या करने का कारण ये था कि रणमल ने चाचा और मेरा को मारकर जो है उसके साम्राज्य की करीबन 500 महिलाओं को मारवाड़ में उनकी शादी कर दी और उसकी पुत्री जो भारमली थी उससे खुद ने शादी कर ली। इसका विरोध रागन देव ने किया। रागन देव बहुत ही पॉपुलर था मेवाड़ के अंदर। रागन देव की हत्या रणमल करवा देता है। इसलिए अब चूंडा और कुंभा मिलके रणमल की सफाई करने की बात सोचते हैं और इसी घटना में आगे मारवाड़ के इतिहास में आपको डिटेल में बताया जाएगा। रणमल एक बार सो रहा होता है तो उसको अधिक शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो पहला काम जो था वो रणमल के जो पावर को है उसको जो है वो दबाना। रागन देव की हत्या हुई, रणमल ने करवाई। दरबार में इसके कई किस्से कहानियां। टॉड ये कहते हैं कि रागन देव इतना पॉपुलर हो गया था कि बाद में उसको मेवाड़ का पितृ कहा जाने लगा, मेवाड़ का पितृदेव कहा जाने लगा और लंबे समय तक मेवाड़ के अधिपतियों ने रागन देव की पूजा की, आराधना की। तो मारवाड़ और मेवाड़ के संघर्ष का सूत्रपात हो जाता है रणमल की वजह से। रणमल की हत्या हो जाती है। जैसे तैसे रणमल को जो है वहां की उसको उनका दाह संस्कार किया जाता है और जोधा जो है उनका पुत्र होता है वो भी उसमें मेवाड़ में था, चित्तौड़ में था। वो जैसे तैसे बच के निकलता है, आगे जाके मारवाड़ पहुंचता है। अंततः जो है मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में एक संधि होती है, इसे आंवल बावल की संधि कहा जाता है। यानी जहां तक आंवले के पौधे हैं वहां तक मेवाड़ का शासन होगा, जहां से बावल यानी कीकर के जो वनस्पति है यानी सूखी वनस्पति है, ज़ेरोफाइट्स है, वहां पे मारवाड़ की शासन जो है वो सीमा मानी जाएगी। तो दोनों का केंद्र बिंदु जो है वो सोजत बनता है। आंवल बावल की संधि राणा कुंभा का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ताकि वो डोमेस्टिक अपनी लड़ाइयों से अपने आप को निजात पा सके। और इस संधि को करवाने में जो हंसा देवी है, जो उस समय जो महारानी हंसा देवी है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है। कुंभा का अगला अचीवमेंट 1937 में मालवा के शासक महमूद खिलजी को सारंगपुर के युद्ध में पराजित करना। इस युद्ध में महाराणा कुंभा की विजय प्राप्त हुई। अबुल फजल भी इसकी पुष्टि करते हैं। मालवा विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 के बीच में विजय स्तंभ की स्थापना करी जाती है। विजय स्तंभ का निर्माण किया जाता है जिसे कुछ किताबों में कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। तो एक कीर्ति स्तंभ पहले का है, एक ये कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, वो कुंभा के समय का है। एक जैन मॉन्यूमेंट है, एक सेक्युलर मॉन्यूमेंट। मेवाड़ के इतिहासकार कहते हैं कि कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित करके 6 महीने तक अपनी कैद में भी रख लिया था। हालांकि इसकी पुष्टि अन्य के ऐतिहासिक स्रोतों से नहीं होती। 1456 में कुंभा का जो अगला काम है वो है नागौर के शम्सखान और उनके जो भाई की भी जो विवाद चल रहा होता है, शम्सखान पर अटैक करता है। शम्सखान गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन की सहायता भी प्राप्त करता है लेकिन युद्ध में पराजित होता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा की सेनाओं ने नागौर में शम्सखान की सेनाओं को पराजित कर दिया। नागौर में मस्जिदों को तोड़वा दिया गया, किला तोड़वा दिया गया और भारी लूटमारी की गई। इसी अभिलेख में कहा जाता है कि कुंभा ने हजारों हाथियों को, गायों को, पशुओं को भी यवनों के हाथों से मुक्त करवाया। तो मेवाड़ मालवा, मेवाड़ नागौर। अब अगला है मेवाड़ गुजरात। गुजरात में वही कुतुबुद्दीन वहां का शासक है। मालवा के शासक और गुजरात के शासक के बीच में 1456 में एक संधि होती है कि हम मिलके मेवाड़ पे अटैक करेंगे और उसको आपस में हरा के बांट लेंगे। इस संधि को चंपानेर की संधि कहा जाता है। नतीजन 1457 में दोनों की सेनाएं अटैक करती हैं और पराजित होती है। गुजरात का शासक पहले पराजित होकर भाग जाता है। मालवा के महमूद खिलजी को बैराट नगर, बदनौर एक और जगह है, वहां पर मतलब जिसको बदनौर का युद्ध भी कहा जाता है, बदनौर के युद्ध में पराजित किया जाता है। इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर जो कि भीलवाड़ा में स्थित है, राणा कुंभा ने कुशाल माता के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तो कुंभा जो है वो रणमल की समस्या से निजात पा जाते हैं। मालवा, नागौर, गुजरात, इवन दिल्ली सल्तनत के भी जो उत्तराधिकारी थे उनसे भी उनकी छोटी मोटी झड़पें होती है, उसमें भी वो विजयी रहते हैं। तो 30 साल की अवधि में कोई भी युद्ध में वो पराजित नहीं होते। अंत उनका जीवन की जो फैग एंड है, लास्ट पार्ट जो उसमें वो मानसिक रूप से
उनको अल्जाइमर टाइप हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। कुंभा अपनी पॉलिटिकल अचीवमेंट के साथ साथ अपने कल्चरल अचीवमेंट यानी अपनी सांस्कृतिक जो उपलब्धियां उनके लिए भी जाना जाता है। कुंभा की के बारे में माना जाता है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति पता चलता है कुंभा की 16 उपाधियां थी। पहला महाराजा धीराज, दूसरा महाराजा, तीसरा राणा। राणों का मतलब है कि वह व्यक्ति जो रासो साहित्यकारों को प्रश्रय देता है। चौथी उपाधि राजगुरु, यानी राजनीतिक सिद्धांतों में वो बहुत ही निपुण थे, अपने सामंतों को, अपने मातहतों को इस तरह से यूज करते थे कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल गेन लिया जा सके। पांचवा दान गुरु, यानी बहुत बेनेवलेंट थे, बहुत सारा दान करते थे। छठा परम गुरु, बहुत विद्वान थे, बहुत सी शास्त्रीय चीजों को वो जानते थे। उन्होंने गीत गोविंद जो जयदेव ने लिखी है 13वीं शताब्दी में, उस पर एक टीका लिखी थी, इसका नाम था रसिक प्रिया। सातवीं उपाधि नरपति, यानी मानवों में श्रेष्ठ। आठवीं उपाधि अश्वपति, यानी बहुत अच्छे घुड़सवार थे और घोड़ों के जानकार थे। नवीं उपाधि गणपति है, यानी अपने राज्य काल की चीजों में राज्य के क्या क्या अंग होते हैं उनकी बारे में बहुत अच्छे से वो जानते थे। 10वीं उपाधि छाप गुरु, यानी छापामार युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला वॉरफेयर, स्पॉटिंग वॉरफेयर के बहुत अच्छे जानकार थे। 11वीं उपाधि हिंदू सुल्तान है, जो उनको फारसी इतिहासकारों ने उपाधि दी थी। 12वीं उपाधि नंदीकेश्वर अवतार, यानी उनको नंदी का अवतार माना गया। 13वीं उपाधि नाटक राज है, बहुत से नाट्यों को जानने वाले थे वो। 14वीं उपाधि शैल गुरु है, यानी युद्ध की कई कलाओं में पारंगत थे वो। 15वीं उपाधि चाप गुरु, धनुर्विद्या के जानकार थे। और 16वीं उपाधि धीमान है, यानी बुद्धिमत्ता पूर्वक वृहद निर्माण करवाने वाला व्यक्ति। इन 16 उपाधियों के अलावा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, राव राय, रायन इत्यादि उपाधियां भी मिली थी। अब कुंभा है जो सांस्कृतिक योगदान बहुत जबरदस्त है। सबसे इंपॉर्टेंट है उनका कंस्ट्रक्शन में, आर्किटेक्चर में, तो उन्होंने क्या क्या करवाया। वीर विनोद के राइटर श्यामल दास जी कहते हैं कि जो 84 दुर्ग थे मेवाड़ के, उसमें 32 अकेले कुंभा ने बनवाए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। इसका वास्तुकार मंडन था। इसके बीच में एक और किला बना, उसको कटारगढ़ है, जो बहुत ऊंचाई पर स्थित है। अबुल फजल बोलते हैं कि इसको जब देखते हैं तो पगड़ी गिर जाती है, यानी बहुत ही स्टीप राइज लिया हुआ है। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ किले की सबसे जो खास बात वो है कि इसमें तालाब बनाए गए, और इस तरह से तालाब बनाए गए कि बाद में उनको आपस में जोड़ा जा सके। तो उस समय की वाटर कंजर्वेशन टेक्निक का एक बहुत जबरदस्त उदाहरण है। कुंभलगढ़ के किले में या दुर्ग के में कई मंदिर भी बनाए हुए हैं। नीलकंठ महादेव मंदिर, कुंभ स्वामी मंदिर, मामादेव मंदिर। इसके वास्तुकार मंडन ने यहाँ पे एक यज्ञ वेदी का निर्माण भी करवाया, जहाँ पे माना जाता है कुंभा यज्ञ करते थे। और कुंभलगढ़ के किले की जो प्राचीर है वो इतनी बड़ी है, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये वॉल ऑफ चाइना जैसी का ही स्पेसिमन है। इसके अलावा कुंभा ने सिरोही में अचलगढ़, सिरोही में ही बसंतगढ़ दुर्ग, सिरोही में ही मचान दुर्ग, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भूमठ दुर्ग का निर्माण भी करवाया। किलों के बाद में मंदिरों में आते हैं। राणा कुंभा ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया। 3 मैंने आपको पहले बता दी, कुंभ स्वामी हो गया, मामादेव का मंदिर हो गया, नीलकंठ महादेव का मंदिर हो गया। इसके अलावा सिंगार चौवरी, आदिवराह मंदिर कुंभा ने बनवाए। कुंभा के समय में कई जैन मंदिरों का निर्माण भी हुआ। ऐसा माना जाता है कि कुंभा के समय में जितने मंदिर बने उसमें 3/4 जैन मंदिर हैं। 1439 में रणकपुर में धरणक शाह नाम के एक श्रेष्ठी ने रणकपुर का मंदिर बनाया, जो कि एक जैन मंदिर है, जो अपने शिल्प के लिए जाना जाता है। रणकपुर में कई जैन मंदिरों का क्लस्टर है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चौमुखा मंदिर है, जिसमें 1444 स्तंभ बनाए गए। इसे म्यूजियम ऑफ पिलर्स भी कहा जाता है, स्तंभों का अजायब घर। इसके वास्तुकार देपाक थे। मंदिर निर्माण में जैता, नापा और पुंजा जैता के पुत्र थे, ये शामिल थे। और इसका जो वास्तुशास्त्री है वो मंडन और नाथा, 2 व्यक्ति और भी। अब जो कुंभा के काल का जो आर्किटेक्ट माइंड है वो है मंडन, और मंडन ने आर्किटेक्चर के ऊपर कई किताबें लिखी है। वास्तु मंडन, रूप मंडन, प्रसाद मंडम, राजवल्लभ, वास्तुसार, वास्तुशास्त्र, अपतत्व और देव मूर्ति प्रकरण, कुल 7 किताबें लिखी है। कुंभा के आर्किटेक्चर की एक और सबसे इंपॉर्टेंट सैलिएंट फीचर ये है कि उन्होंने बाग बगीचे भी जोड़े वास्तुकला के साथ। कुछ लोग बोलते हैं कि लोधियों ने जोड़े, लोधियों के साथ साथ कुंभा ने भी ये प्रयोग किए थे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्मारक है वो है विजय स्तंभ, जिसको कुछ किताबों में कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। कीर्ति स्तंभ जो है मूल रूप से जैन है, जो मैं पहले आपको बता चुका। ये विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ के बारे में 3-4 बातें आपको जाननी चाहिए। चित्तौड़ में स्थित है। 1440 से 1448 में ये बनाया गया है। विजय किस पर हुई? मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं पर। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चिन्ह है ये। इसे भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर या इसको विश्वविद्यालय माना जाता है। तो इसके वास्तुकार मेन तो मंडन है, दूसरा व्यक्ति जैता और उसके 2 पुत्र है नापा और पुंजा। 4 व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। एक वास्तुविद है जिनका नाम है उपेंद्र नाथ डे, जो कि वास्तु के बारे में, पर्सी ब्राउन, फर्ग्यूसन जैसे लोग हैं, वैसे उपेंद्र नाथ डे बोलते हैं कि जो विजय स्तंभ है उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है वो बेसिकली विष्णु ध्वज है। अब इसके डायमेंशंस क्या है? 122 फीट तो इसकी ऊंचाई है, 9 मंजिला है ये।
30 फीट इसकी चौड़ाई है। इसका जो आकार है वो डमरू नुमा, यानी ऊपर से भी चौड़ा है, नीचे से भी चौड़ा, बीच में से ये संकरा है। 158 सीढ़ियां इसमें चढ़ने के लिए। इस स्तंभ में कई मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं की मिलती है, जैसे अर्धनारीश्वर, उमा महेश्वर, लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा, सावित्री, हरिहर, पितामह विष्णु। रामायण और महाभारत की कथाएं भी यहाँ पे उत्कीर्णित है। विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल यानी सबसे ऊपरी मंजिल पर ही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति हमें देखने को मिलती है, जिसके राइटर थे महेश और अत्रि। अब कीर्ति स्तंभ पे कई श्लोक है, 7 ऐसे श्लोक माने जाते हैं जो कि हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, आपको नोट्स में मिल जाएंगे। कुंभा का संगीत में योगदान, वास्तुकला के बाद में संगीत पे आते हैं। पहले दिन के गुरु थे जिनका नाम था सारंग व्यास। 3 इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखे हैं कुंभा ने संगीत के ऊपर, कामराज रतिसार, सूड प्रबंध, संगीत राज। इसमें संगीत राज सबसे वृहद है। इसमें संगीत के बारे में बहुत सी बातें बताई गई है। संगीत के कौन से पार्ट होते हैं, गायन में, वादन में, नृत्य में, लय में, उन पे अलग अलग जो आपको नोट्स में मैं दे दूंगा उसमें डिटेल दे रखा है, उसमें आप इसको देख लेना। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कुंभा ने इन 3 किताबों के अलावा भी कुछ किताबें लिखी है, जिसमें संगीत सुधा और संगीत मीमांसा भी है। संगीत पर कुंभा द्वारा ही लिखी गई है। इसके अलावा गीत गोविंद पर रसिक प्रिया जो लिखी गई वो अलग है। कुंभा ने चंडी शतक पर टीकाएं भी लिखी है, और संगीत का एक ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, उस पर भी अपनी टीका यानी कमेंट्रीज लिखी है। कुंभा के समय का रणकपुर अभिलेख है जो ये कहता है कि कुंभा साहित्यकार भी थे, नृत्यकार भी थे, संगीतकार भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, वास्तुशास्त्री भी थे, और प्रकृति के संकेतों को समझने वाले व्यक्ति थे। तो ऐसे व्यक्तियों को पॉलीमैथ कहा जाता था, वो बात पॉलीमैथ। तो संगीत के इतने बड़े जानकार होने के कारण ही उन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। कुंभा केवल संगीत इत्यादि के जानकार भी नहीं थे, कई भाषाओं के जानने वाले थे, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को पॉलीग्लॉट कहा जाता है। वे मेवाड़ी भाषा, संस्कृत भाषा, कर्नाटकी भाषा, मराठी भाषा, प्राकृतिक भाषा के जानकार थे, इसलिए उनको परम गुरु भी कहा गया है। अब उनके दरबार में कौन कौन से लोग थे? पहला व्यक्ति कान्हा व्यास, जिन्होंने एक लिंग महात्म्य लिखा। फिर है मंडन जो वास्तुशास्त्री हैं, उनकी किताबें मैं पहले बता चुका हूं, वापस बता देता हूं। वास्तुसार, वास्तुशास्त्र, देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, कोदंड मंडन जो कि धनुर्विद्या पर है। तीसरा व्यक्ति जो कुंभा के दरबार को सुशोभित करता था उसका नाम था नाथा। नाथा ने वास्तु मंजरी नाम की पुस्तक लिखी। चौथा व्यक्ति जो कुंभा के दरबार में था उसका नाम था गोविंद, जो कि मंडन का पुत्र था। मंडन के पुत्र गोविंद ने भी 3 किताबें लिखी है, कलानिधि, द्वार दीपिका और उद्धार धोरिणी। कुंभा की पुत्री रमाबाई भी संगीत की बहुत अच्छी जानकार मानी गई है, वो भी संगीत की निष्णात थी। इन सब लोगों के अलावा भी ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत डिटेल नहीं मिलती, लेकिन वो कुंभा के दरबार में थे, जैसे टीला भट्ट, मुनीश चंद्र सूरी, महेश व अत्रि, जिनसेन सूरी, जीवराज, जिनवर्धन, पंडित उदय सिलंगानी, भृगु, कान्हा व्यास, सोमनाथ, झोटिंग, लक्ष्मी सागर सूरी और न जाने कितने लोग। तो कुंभा को हमने कोशिश की कवर करने की। मेवाड़ का इतिहास काफी लंबा इतिहास है, तो पहला पार्ट आज कर ले, सेकंड पार्ट की बातें कल करेंगे। आज के लिए तो शुक्रिया।